गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। पढ़ाई कैसे चल रही होगी? पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी। आइए, आज का सेशन आपको करंट अफेयर्स का आज का सेशन है। जितने भी महत्वपूर्ण आपके पेपर में, और साथ में आपको एस्थेटिक जीके भी लेंगे, और घमासान चुटकियों में जो है ना टेंशन खत्म कीजिए करंट और एस्थेटिक जीके का। क्योंकि मेरा नाम है पुल्ला, मैं काम करता हूँ खुल्लम खुल्ला। आइए, चुटकियों को मैं जो है ना करंट और स्टैटिक जीके को चुटकियों में उड़ा देते हैं। तो आइए, सबसे पहले प्यारे मेरे बच्चों देखते हैं कि आज का सबसे बड़ी सेशन देखते हैं। विश्व दाल दिवस। विश्व दाल दिवस देखते हैं। विश्व दाल दिवस। मेरे प्यारे बच्चों, विश्व दाल दिवस 10 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 10 फरवरी को मनाते हैं। विश्व दाल दिवस कब मनाते हैं? 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस मनाते हैं। दाल से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। दाल से जो है ना, दाल से प्रोटीन प्रोटीन दाल से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होते हैं। अब ये देखिएगा, प्रोटीन जो होता है ना, एमिनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो अम्ल से मिलकर के प्रोटीन बना होता है। अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बना होता है। मेरे बच्चों, तो प्रोटीन बनने के लिए 20 प्रकार के एमिनो अम्ल चाहिए। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के एमिनो अम्ल चाहिए। हमारे बॉडी में पहले से 10 प्रकार का एमिनो अम्ल मौजूद रहता है, लेकिन हमें प्रोटीन बनाने के लिए तो 20 चाहिए, और 10 एक्स्ट्रा हमें भोजन से प्राप्त होता है। किससे? भोजन, दाल भात चावल जो खाते हैं ना, उससे 10 प्रकार के एमिनो अम्ल मिलता है। तो 10 प्रकार के शरीर में और 10 प्रकार के भोजन से प्राप्त हुआ, तो टोटल 20 प्रकार हो गया, तब जाकर के प्रोटीन बनता है। तो आइए, तो 20 प्रकार के जो है ना, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल मिलेंगे, तब जाकर के प्रोटीन बनेंगे। प्रोटीन की खोज किया था जी ब्रिजिलियस ने। इसका प्रोटीन का जो खोज किया था, इसका खोजकर्ता जी ब्रिजिलियस ने खोज किया था। किसको? प्रोटीन को खोज किया था। एक बात देखिएगा, आप लोग सब जैसे दाल खाते हैं ना, दाल से तो प्रोटीन प्राप्त होते हैं। जैसे ये दाल का पौधा है, दाल का, ये मान लीजिए ये दाल का पौधा है, ये दाल का जड़ है। तो दाल का जो जड़ है, ये पौधा मानिए। आइए, जैसे ये दाल के जड़ में देखिएगा गांठ रहता है, गांठ बना हुआ रहता है। क्या आता है? गांठ। इसमें जो है ना, इसमें जो आपको नाइट्रोजन भरा रहता है। क्या रहता है? नाइट्रोजन भरा रहता है, जिसको राइबोजियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोजियम। तो अब ये दाल के जो है, दाल के पौधों के जड़ में, दाल के पौधों के जड़ में जो गांठ रहता है, वो राइबोजियम होता है। क्या होता है वो? राइबोजियम। और राइबोजियम का इसका कार्य होता है, देखिए, राइबोजियम का कार्य होता है मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखना। राइबोजियम का कार्य होता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन
मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखना। देखते हैं कि कट तो नहीं रहा है। आइए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कटा है, मैं बता देता हूँ। आइए, नाइट्रोजन देखिए, जैसे विश्व दाल दिवस 10 फरवरी को मनाते हैं। दाल से प्रोटीन प्राप्त होते हैं। एमिनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बनता है और 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से ही प्रोटीन बनता है। 10 प्रकार के, जैसे 10 प्रकार के एमिनो अम्ल हमारे शरीर में रहते हैं और 10 प्रकार के एमिनो अम्ल हमारे भोजन से प्राप्त होते हैं, तब जाकर के 20 प्रकार की एमिनो अम्ल होता है और तब जाकर के प्रोटीन बनता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये दाल के पौधे के जड़ में जो है ना, राइबोसोम रहता है, जो गांठ के रूप में। और राइबोसोम का कार्य होता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखना। जब मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बना रहेगा तो मिट्टी की उर्वरता शक्ति बना रहेगा। जब मिट्टी की उर्वरता शक्ति बना रहेगा तो मिट्टी उपजाऊ लायक रहेगा और अच्छी फसल का जो है ना उपजाऊ होगा उसमें। तो इसी लेकर के जो है ना ये, तो कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए अपना सब और लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। अपना सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो अब आइए आगे चलते हैं अपना सब। आइए, ले लिए होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, उस दिन आप लोग को बताए थे हम कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया। तो आइए, कोई बात नहीं, अभी हम क्वेश्चन लिखेंगे। अब देखते हैं, नोबेल पुरस्कार 2023। मेरे प्यारे बच्चों, नोबेल के बारे में पिछले वीडियो में पूरी जानकारी दे दिया हूँ, कैसे क्या है नहीं है, तो पिछले वीडियो में इसका जानकारी दे चुका हूँ। तो आ जाइए, नोबेल पुरस्कार 2023 में देखेंगे अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र में 2023 में दिया गया और देखते हैं अपना सबसे पहले देखते हैं अपना लोग। आइए, क्लाउडिया क्या देखेंगे अपना सब? क्लाउडिया देखेंगे गोल्डन, क्लाउडिया गोल्डन। मेरे प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया। और ये जानते हैं अमेरिका के हैं। कहाँ के है ये? अमेरिका के हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को बताए थे 1900 ईस्वी में, पिछले वीडियो में बताए थे कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुआ और ये 1901 ईस्वी से देना शुरू किया नोबेल पुरस्कार। लेकिन प्रारंभ में 5 क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। वो 5 क्षेत्र कौन था? साहित्य हो गया, शांति हो गया, चिकित्सा हो गया, भौतिक हो गया, रसायन हो गया। इस 5 क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन अर्थशास्त्र में नहीं दिया जाता था। अर्थशास्त्र को शामिल किया गया 1967 ईस्वी में। अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार में शामिल किया गया 1967 ईस्वी में। और अर्थशास्त्र में पहली बार पुरस्कार दिया गया, पहली बार पुरस्कार दिया गया 1968 ईस्वी में। मतलब प्रारंभ में 5 क्षेत्र में ही दिया जाता था, लेकिन 1967 ईस्वी में जब अर्थशास्त्र को शामिल किया गया, अब 5 की जगह कितना हो गया? 6 क्षेत्र हो गया।
तो अर्थशास्त्र में पहली बार कब दिया गया? 1968 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे बच्चों 2023 ईस्वी में क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया नोबेल पुरस्कार 2023 में। ये कहाँ के वैज्ञानिक है? ये अमेरिका के वैज्ञानिक है। कहाँ के वैज्ञानिक है? अमेरिका के वैज्ञानिक है। और इसे जो दिया गया ना, इसे जो दिया गया, ये सबको मिटाना है, ये सब बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। आइए इस चीज़ मैं बता चुका हूँ। अब देखिए इसे जो दिया गया 2023 में, कहते 2023 में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों में, महिलाओं के श्रम बाजार में परिणामों को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया। मतलब महिलाओं के श्रम बाजार, श्रम मतलब मजदूर में परिणामों को जो है ना आगे बढ़ाने के लिए, मतलब इस मजदूर बाजार में, श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी को भी आगे बढ़ाने के लिए ये काफी भूमिका काम किया था। तो इसी को ध्यान में रख करके इसको 2023 में नोबेल पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। समाप्त। अब ये देखते हैं, अपना सब ले लिएगा स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। आइए, लेकिन एक बात यहाँ अपना सब देखते हैं, एक रफ करते हैं। तो आप लोग के लिए एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 2023 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ये क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और अगला क्वेश्चन आप सबसे है। अगला क्वेश्चन है कि 2000 मतलब सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चौथा क्वेश्चन लीजिए अपना सब। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका प्रश्न है। आइए पांचवा प्रश्न बताइए आप लोग। पांचवा प्रश्न बताइएगा कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आइए, पहला क्वेश्चन, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 2023 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? मैं बता चुका हूँ। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? हाँ, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? ये 5 क्वेश्चन आपके खाते में है मेरे बच्चों। अब देखते हैं कि किसका जवाब आता है सबसे पहले कमेंट सेक्शन में। ये सब बताया हुआ है और इनको जवाब दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और जवाब इनको दीजिए, और उसके बाद फिर आगे चलते हैं, अपना सब कहानी देखते हैं।
अब आप लोग ऐसे शॉट ले लिए होंगे। अब आइए आगे चलते हैं। आइए आइए अब आगे चलते हैं। ये आप इसका लिखिए, ये क्वेश्चन कोई आप लिखिएगा अथी में, कौन अथी में अपना क्या कहते हैं नोटबुक में। अब ये लगता है ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। मेरे प्यारे बच्चों, आजकल का एक प्रथा बन चुका है कि एक ऑपरेशन क्वेश्चन में रहता ही है। अब एक ऑपरेशन रहता है तो वो कौन सा ऑपरेशन रहेगा ये किसी को भी पता नहीं है। हाँ, अब जो भी महत्वपूर्ण ऑपरेशन है तो वो एक करंट है ये, तो इसी लेकर के ये आपको हम ला रहे हैं, एक एक ऑपरेशन ला रहे हैं जो हमको महत्वपूर्ण लगता है, जो आगे एग्जाम में कई बार पूछे गए और पूछे जाने के आगे संभावना भी है। मैं वैसे क्वेश्चन लाता हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट हो। हाँ, इतना तो मैं जरूर कर दूंगा। बस आप इतना करिएगा कि अगर कम से कम ये वीडियो भी बनाते चाहिएगा ना, तो यकीन मानिए कि हमको लगता है कि 50 क्वेश्चन हूबहू आपको मिल जाएगा इसी से। तो कम से कम इतना तो करना पड़ेगा आपको। तो आइए, ऑपरेशन भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। तो इस ऑपरेशन क्या हुआ कि तुर्की और सीरिया में, कहा तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था। कहा आया था? भूकंप, काफी विनाशकारी भूकंप आया था, उससे काफी तबाह मच गया था। तो भारत सरकार ने इस ऑपरेशन के माध्यम से आर्थिक सहायता, भोजन उजन उपलब्ध कराया था। समझ गए ना? तो इसके लिए कि तुर्की, अब इसका नाम तुर्की हो गया, तुर्की के नाम क्या हो गया? तुर्की हो गया। तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए चलाया गया था। मेरे बच्चों कि अब आते भूकंप जो आते हैं, तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए चलाया गया था। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। मेरे बच्चों, थोड़ा सा इसमें इंक डाल देते हैं। देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा लिखता नहीं है, आराम से थोड़ा सा हम एक तो डालना ही पड़ेगा, नहीं डालेंगे। चलिए वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद आप लोग को बनाएंगे, अभी समय भी नहीं है। आइए, मार्कर दूसरा किधर है? आइए देखते हैं अपना सबक, भूकंप। आइए देखते हैं अपना सबक। जैसे एक बात समझिए कि चलिए इसका शॉर्ट लीजिए, उसके बाद अपना सब आगे चलते हैं। पहले आप लोग यहाँ क्या करिएगा कि तुर्की की राजधानी कहाँ है और इसकी मुद्रा क्या है, ये दोनों कमेंट सेक्शन में आप अपना कॉपी में भी लिख लीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में भी आंसर दीजिएगा, ठीक ना? तो अपना देख भी लीजिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में आंसर भी दीजिएगा। और उसके बाद सीरिया के बारे में यही कीजिएगा, सीरिया के बारे में, इसका भी राजधानी कहाँ है, इसका मुद्रा क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। ठीक, लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद तब तक हम इंक डाल लेते हैं, देखने के काम नहीं कर रहे हैं मार्कर।
ले लिए होंगे आप लोग ऐसे शॉट। आइए हम इंक डाल दिए, दिखाई नहीं पड़ रहा था स्पष्ट। आइए अपना सा बस थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए थोड़ा सा भूकंप के बारे में जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। आइए मानिए ये पृथ्वी है, ठीक। आइए पृथ्वी का सतह है, ये क्या है, ये पृथ्वी का सतह है। ये पृथ्वी का अंदर वाला भाग, ये पृथ्वी का क्या है, अंदर वाला भाग है। और मान लेते यहाँ पे भूकंप आया, तो यहाँ पे जो भूकंप आया इसको भूकंप केंद्र बोलते हैं, भूकंप केंद्र बोलते हैं। इसके ठीक ऊपरी सतह जो पृथ्वी का है, इसको अधिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। अभिकेंद्र नहीं, अधिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। भूकंप जो मतलब यहाँ भूकंप उत्पन्न हुआ, ठीक इसके ऊपरी सतह अधिकेंद्र पर सबसे पहले भूकंप का जानकारी मिलता है। भूकंप का जानकारी सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो भूकंप का जानकारी सबसे पहले आपको यहाँ के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ मिलता है, कहाँ, अधिकेंद्र पर। और सबसे पहले भूकंप तरंग उत्पन्न होता है पी वेव, मतलब इसको बोलते हैं प्राथमिक तरंग। और इसके बाद उत्पन्न होता है, ये पहला हो गया, सबसे पहला झटका यही देता है। इसके बाद आपको आता है एस वेव, इसको प्राइमरी वेव बोलते हैं, इसको सेकेंडरी वेव। इसके बाद झटका देता है दूसरी बार ये, और तीसरी बार जो झटका देता है वो है एल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। या इसको धरातलीय तरंग बोलते हैं, इसको द्वितीय तरंग बोलते हैं, इसको प्राथमिक तरंग बोलते हैं। सबसे ज्यादा विनाशकारी ये होता है, विनाशकारी। सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन होता है, एल वेव। और इसका खोज किया था HD लव ने, इसका खोज किया किसने, HD लव ने। ये ठोस, द्रव्य एवं गैस, मतलब सभी माध्यम में गुजरने के लिए तैयार रहती है। कौन, एल वेव। जहाँ ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, हाँ, लेकिन जहाँ जाएंगे काफी विनाश करते हुए। हाँ, सबसे पहले किस तरह का, मतलब पी वेव का, ये सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, ये अधिकेंद्र पर पहुंचता है। आइए अब इसको भूकंप जो है, भूकंप को मापने वाला यंत्र होता है रिएक्टर स्केल। इससे मापा जाता है आपको भूकंप की तीव्रता। और इस पे 0 से 9 अंक तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक अंक है। तो आइए 2 या 3 अंक तक रिएक्टर स्केल पर भूकंप आना हल्की और आसान। 6.5 से अधिक के अगर आ रहा भूकंप तो काफी विनाशकारी होता है, काफी जान माल की नुकसान पहुंचाता है। मेरे बच्चों, इनको लिख लीजिएगा, थोड़ा सा दे दिए थे भूकंप के बारे में। अब आइए देखते हैं आगे। लिख लिए होंगे आप लोग, आइए इसके शॉट भी ले लिए होंगे। अब आइए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपको स्टैटिक जीके भी यहाँ से बताते चलेंगे, चिंता मत कीजिए। अब आइए देखते हैं DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हुआ। हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसको हिंदी में बोलते हैं DRDO को। DRDO मतलब होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, समझ गए। हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसको बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी
स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1958 ईस्वी को। किसका? DRDO का स्थापना हुआ। तो अब ये तो ये 1 जनवरी 2024 ईस्वी को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस मनाया। तो कहेगा 2024 में DRDO अपना कैमा स्थापना दिवस मनाया? 66वां स्थापना दिवस मनाया। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 ईस्वी को। इसका हेड क्वार्टर यानी कि इसका मुख्यालय, इसका हेड क्वार्टर, इनका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय, इसका लक्ष्य है भारत के अत्याधुनिक रक्षा और प्रौद्योगिकी से जो है ना सशक्त बनाना। समझ गए ना? उसके बाद आइए अपना सब आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोग? स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के लिए बगल हुए थे हम। अब आइए आगे देखते हैं। आप लोग से एक क्वेश्चन है कि आइए थोड़ा सा यहाँ जानिए कि नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। कोलकाता था। कहाँ? कोलकाता। लेकिन अब देखिएगा, ये नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता। नई दिल्ली राजधानी बने आपको 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। हाँ, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को नई दिल्ली भारत की राजधानी बने। और दिल्ली से पहले राजधानी कहाँ थे? कोलकाता थे। कहाँ थे? कोलकाता थे। उसके बाद अब आइए आप लोग बताइएगा, आप लोग से एक प्रश्न है कि दिल्ली जो है, दिल्ली किस नदी पर स्थित है? मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि दिल्ली किस नदी पर स्थित है। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। दिल्ली किस नदी पर स्थित है? स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं अपना सब। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे? तो अगर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो ये अपना सब आगे चलते हैं। आइए आगे चलते हैं अपना सब। अब आइए देखते हैं कि यूपी सरकार ने आपदाओं से जो है ना, आपदाओं से मतलब सहायता प्रदान करने के लिए, तो एक आइए तो आपदाओं से सहायता प्रदान करने के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया। राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया। राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया। ये आपको लॉन्च किया आपको उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी ने लॉन्च किया। और यूपी ने आपको ये लॉन्च किया 2024 ईस्वी में। इसको लॉन्च किया कब? 2024 ईस्वी में लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है आपदाओं आने से पहले चेतावनी देना। राहत वाणी आपदाओं आने से पहले चेतावनी देना और उससे प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। मतलब जो भी होगा, तो इस प्रकार से ये यूपी का कहेगा कौन सा सरकार ने आपदाओं से प्रभावित को जो है ना, आपदाओं आने से पहले सूचित करने के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है। तो यूपी सरकार ने कब? 2024 में।
अब है ये, अब ये यूपी जो है, उत्तर प्रदेश जो है, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यह जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। कौन? यूपी। मतलब भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो इसी लेकर के यहाँ पे देखिएगा विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। मतलब जहाँ जनसंख्या अधिक रहेगा वहाँ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सीटों की संख्या भी अधिक होगा, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनकी सीटों की जो बंटवारा होता है वो जनसंख्या के आधार पर बंटवारा होता है। इसी लेकर के यूपी में जनसंख्या अधिक है, इसीलिए यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या भी अधिक है। आइए उसके बाद विधान परिषद यहाँ विधान परिषद की सीटों की संख्या आपको 100 है। यहाँ पर विधान परिषद सीटों की संख्या 100 है। आइए लोकसभा सीटों की संख्या आपको 80 है। राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ 31 है। कहाँ पे? यूपी में। अब ध्यान दीजिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? यूपी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? यूपी है। और विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 403 है। विधान परिषद सीटों की संख्या 100 है। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। कहाँ पे? यूपी के अंतर्गत। किस सरकार ने राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। कब लॉन्च किया है? 2024 में। इसका उद्देश्य क्या है? कि आपदाओं आने से पहले लोगों को सूचित करना और सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ये ले लिए होंगे। अब आइए अपना स्क्रीनशॉट, अब आगे चलते हैं। ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। उसके बाद आइए देखते हैं माउंट लेबो टीबी। माउंट लेबोटिबी। माउंट लेबोटी क्या? माउंट जो है ना, माउंट लेबोटिबी। माउंट थोड़ा सा अच्छा से लिख लीजिए। माउंट लेबोटिबी। माउंट लेबोटिबी ज्वालामुखी। मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो है ना, ये देखिएगा जनवरी 2024 ईस्वी में इसमें विस्फोट हुआ। माउंट लेबोटिबी ज्वालामुखी जो है, इसका विस्फोट देखिए, इसका विस्फोट जनवरी 2024 ईस्वी में हुआ। और ये मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको इंडोनेशिया में हुआ। ये कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में हुआ। आइए इसका विस्फोट कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया। देखिएगा इस प्रकार की प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होते हैं। कहेगा 2024 में माउंट लेबोटिबी ज्वालामुखी किस देश में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया में विस्फोट हुआ। कहाँ विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया में। अब मेरे प्यारे बच्चों, इंडोनेशिया में विस्फोट हुआ। अब इसकी राजधानी, इंडोनेशिया का राजधानी क्या है? और इसका मुद्रा रुपया है। इसका मुद्रा रुपया है, तो इसका राजधानी कहाँ है?
तो इंडोनेशिया का ये आप भी तो कीजिए ना, सब कुछ हम ही करेंगे, कुछ आप भी कीजिए। आप लिखिएगा राजधानी अपना कॉपी में और हमें भी भेज दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे पता नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ हम तो नहीं बताएंगे, कुछ आपको भी चलाना पड़ेगा। तो आइए माउंट, अब देखते हैं ज्वालामुखी। जैसे जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है, एक बार ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, ये पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी के ये अंदर वाला भाग है। अब देखिएगा पृथ्वी के अंदर से, देखिएगा पृथ्वी के अंदर से भाप, राख, गैस, धूल, कण, देखिएगा वो मेरे प्यारे बच्चों इस रूप में जब जमा होने लगता है ना शंकुकार में। अब आइए ये हो गया, एक नली हो गया। तो ज्वालामुखी के ऊपरी भाग जो कीप, कीप मतलब से कीप समझते हैं आप लोग? आइए थोड़ा सा कीप जो बनाते हैं, ये तेल डालने वाला होता है ना, ये जो तेल डालने वाला होता है, कि इधर से दीजिएगा तो तेल इधर से गिलन में जाएगा, गिलन में जाएगा, ये जो होता है इसी कीप जैसा आकार बन जाता है, इसका बन जाता है। इसे बोलते हैं क्रेटर। इसे क्या बोलते हैं? क्रेटर। ज्वालामुखी के ऊपरी भाग को या क्या बोलते हैं, इसको क्रेटर बोलते हैं, और इसको ज्वालामुखी नली बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी नली बोलते हैं। ज्वालामुखी जो है ना, उद्गार के दृष्टिकोण से 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। पहला हो गया सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा हो गया प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा हो गया शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी जिससे लगातार विस्फोट होते रहता है उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। प्रसुप्त इसमें लंबा समय से विस्फोट नहीं हुआ है लेकिन विस्फोट होने की संभावना बना है, वह प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। शांत ज्वालामुखी जिसमें लंबा समय से विस्फोट हुआ नहीं है और होने की संभावना भी नहीं है, वह शांत ज्वालामुखी कहलाता है। भारत का मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी है बेरन। यहाँ लिखिएगा भारत का मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी बेरन है जो अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कहेगा भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बेरन है, जो कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। ज्वालामुखी के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। इसको ज्वालामुखी नली बोलते हैं। इससे क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर से भाप, राख, गैस जो है ना वो आकर के जमा होने लगता है, जो शंकु आकार का रूप ले लेता है, वही ज्वालामुखी कहलाता है। तो माउंट लेबोटी ज्वालामुखी 2024 ईस्वी में विस्फोट हुआ, उद्गार हुआ, जो इंडोनेशिया में है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसका मुद्रा रुपया है। सक्रिय ज्वालामुखी जिससे लगातार विस्फोट होते रहता है, सक्रिय। और प्रसुप्त मतलब जिससे लंबा समय से विस्फोट नहीं हुआ है और होने की संभावना बना है, प्रसुप्त। शांत ज्वालामुखी जिसमें लंबा समय से विस्फोट हुआ नहीं हुआ है और होने की संभावना भी नहीं है, इसीलिए शांत ज्वालामुखी। और इसे मृत ज्वालामुखी भी कहा जाता है, मृत ज्वालामुखी भी कहा जाता है किसी इसे। जैसे स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर आगे चलते हैं अपना सब। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब आगे चलते हैं अपना सब। अब ले लिए होंगे अपना लोग, आइए देखते हैं। आइए अपना सब आज देखते हैं अगला विश्व रेडियो दिवस।
विश्व रेडियो दिवस। मेरे प्यारे बच्चों, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक देखते हैं कि गाड़ी जैसे है, गाड़ी हो गया, मतलब गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, गाड़ी का हेडलाइट में अवतल दर्पण प्रयोग। देखिए, गाड़ी के हेड लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो जिससे ज़्यादा मात्रा में रोशनी निकलता है, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। गाड़ी के साइड मिरर, बगल बगल तो आईना रहता है, दर्पण, उसे देखने के लिए उत्तल दर्पण होता है। देखिए, गाड़ी के साइड, गाड़ी के साइड दर्पण, गाड़ी के साइड में, गाड़ी के साइड में उत्तल दर्पण होता है। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। उसके बाद देखिएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। गाड़ी की हेडलाइट में जो रोशनी निकलता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। गाड़ी के साइड दर्पण जो होता है पीछा देखने के लिए, वो होता है आपको उत्तल दर्पण। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन यही रखेंगे। आप लोग बोले थे सर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो के लिए कोई बात नहीं, हम 30 से 40 मिनट के अंदर समेट देंगे। आप लोग लाइक कीजिएगा, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनकी जवाब जरूर दीजिएगा। जवाब देने से हमारी हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छा प्रश्न ढूंढ करके लाएंगे, जो एग्जाम में सीधा आने का संभावना रहेगा। ठीक, चलिए, आप लोग के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।